हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंच। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये आप लोगों को पढ़ना होता है बीएड में थर्ड सेमेस्टर में, जहाँ पर आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। वहाँ पे ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, ये दो टाइप के असेसमेंट होते हैं जो आपको पढ़ना होता है। पर आज की वीडियो में जो है हम फॉर्मेटिव को डिस्कस करेंगे एंड समेटिव असेसमेंट जो है वो हम आगे आने वाली वीडियो जो है उसमें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसकी मीनिंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स दैट विच इज़ गोइंग ऑन अलोंग विथ लर्निंग, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इस तरीके का आकलन है जो कि लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ चलने वाली एक आकलन की प्रक्रिया है एंड हेल्पिंग द चाइल्ड इन लर्निंग। और ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये बच्चे को और बेहतर तरीके से वो सीख पाए इस चीज़ में मदद करता है। द गोल ऑफ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि जो मुख्य उद्देश्य होता है या पर्पस होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का वो ये होता है कि वो मॉनिटर करे स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस को, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, ताकि उससे जो है वो बच्चों को फीडबैक जो है वो दे सके। बच्चों को हम मॉनिटर करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू, और उस जो भी हमने मॉनिटर उनको किया उनकी लर्निंग प्रोसेस को, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को फीडबैक देंगे दैट कैन हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ। और उस फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे जो है अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अपनी जो कमज़ोरियों को जान पाएंगे, जो उनकी वीकनेस है उसको जान पाएंगे एंड टारगेट एरियाज दैट नीड वर्क, और अपनी उन बातों को जान पाएंगे जहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इट ऑल्सो हेल्प्स फैकल्टी रिकॉग्नाइज वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। और ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये एक काम और करता है, ये फैकल्टी की भी हेल्प करता है, यानी कि टीचर्स की भी हेल्प करता है इस बात को जानने में या समझने में कि किसी भी स्टूडेंट को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, किन चीज़ों को वो जल्दी समझ पा रहा है, किन चीज़ों को समझने में उसे समय लग रहा है, कहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उसके बारे में भी टीचर जान पाते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू, और उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं ताकि बच्चा इम्प्रूवमेंट कर सके। थ्रू दिस असेसमेंट द असेसर गेट्स टू नो द डायरेक्शन ऑफ द एंटायर एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा से जो भी असेसर होता है, यानी कि जो भी आकलन करने वाला है, वो जान पाता है कि जो पूरा एजुकेशनल प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू हमें मिलती है। हम बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं, उनकी लर्निंग प्रोसेस को जान सकते हैं, उनको फीडबैक दे सकते हैं, बच्चे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकते हैं, उन एरियाज़ को पहचान सकते हैं जहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। टीचर जान पाते हैं कि बच्चों का प्रॉब्लम एरिया क्या है, उनका सॉल्यूशन उनको दे पाते हैं। ये सारी चीज़ें जहाँ पे होती है जिससे पता चलता है कि जो भी एजुकेशनल प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस प्रक्रिया को जो है हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये डेफिनेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू पॉल ब्लैक एंड डेलोन विलियम के द्वारा जो है ये डेफिनेशन जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट की दी गई है। यहाँ पे आप जब देखेंगे इस डेफिनेशन को, ये देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, पर इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा डेफिनेशन हम किस तरीके से याद रखेंगे या समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है। एक बार आप पढ़ेंगे तो दिमाग में जो है आपके बैठ जाएगा, उसके बाद ये आपको टफ नहीं लगेगा। और अगर आप चाहें इसका मतलब आप समझ जाएं तो इसको आप थोड़ा बहुत इसके वर्ड्स इधर उधर करके अपने अकॉर्डिंग भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ ही आप इसको ऐसे लिखें।
सो इनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ अबाउट लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो लर्निंग और टीचिंग से ही संबंधित है। अज्यूमिंग दैट इट शुड बी इंटरैक्टिव, और ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। दैट इज़ बोथ साइड्स ऑफ इट, यानी कि इंटरैक्टिव का क्या मतलब है ये यहाँ पे बता रहा है। दैट इज़ बोथ साइड्स ऑफ इट, द लर्नर एंड द टीचर। यहाँ पे जो बोथ साइड बोला है वो एक साइड है लर्नर और एक साइड है टीचर। मस्ट बी एक्टिव, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि लर्नर को भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है और टीचर को भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है। द लर्नर कैन नॉट लर्न एनीथिंग विदाउट बिकमिंग एक्टिव, यानी कि अगर जो लर्नर है वो एक्टिव नहीं है तो वो कुछ सीख नहीं सकता। बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द टीचर, पर टीचर के लिए भी ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस, यानी कि जो टीचर है वो बच्चे की प्रगति को, जो भी उसका प्रोग्रेस है उसको समझ सके, एंड डिफ़िकल्टीज इन द लर्निंग ऑफ द लर्नर, और जो भी उस बच्चे को दिक्कतें आ रही है कुछ चीज़ सीखने में समझने में उसको भी वो समझ सके, सो दैट दे कैन हेल्प बाय अंडरस्टैंडिंग देयर डिफरेंट नीड्स। टीचर जो है इस असेसमेंट के थ्रू बच्चों की डिफरेंट नीड्स को भी समझ सकता है। सो ये था डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पॉल ब्लैक एंड डैलन विलियम के द्वारा। Formative assessment is about learning and teaching, assuming that it should be interactive. That is, both sides of it, the learner and the teacher, must be active. The learner cannot learn anything without becoming active, but it is also necessary for the teacher to understand the progress and difficulties in the learning of the learner so that they can help by understanding their different नीड्स। नेक्स्ट हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि विशेषताएं क्या होती है या क्या बातें हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखने को मिलती है। सो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है असेसमेंट इन लिमिटेड पीरियड, यानी कि लिमिटेड समय में ही आपको आकलन जो है वो करना है। अब क्योंकि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने 6 महीने बच्चों को पढ़ाया, 6 महीने के बाद जब कोर्स ख़त्म हुआ तब आप आखिरी में जाकर के एक टेस्ट या परीक्षा ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों का आकलन कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। ये चीज़ होती है समेटिव असेसमेंट में। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये होता है कि आप डेली बेसिस पे बच्चों का आकलन करते हैं कि हर दिन हर पीरियड में बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ है, कैसा उनका मतलब योगदान है क्लास में, या वो किस चीज़ में शामिल है किस चीज़ में नहीं है। ये जो आप डे टू डे देखते हैं, हर दिन देखते हैं, हर पीरियड में आप देखते हैं, बच्चों का आकलन करते हैं, सो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। सो इसलिए यहाँ पे लिमिटेड पीरियड कहा गया कि अगर 45 मिनट्स का पीरियड है तो उस दिन फिर आप उस बच्चे को 45 मिनट के लिए आप जो है असेस कर पाएंगे कि आज के दिन में, आज के क्लास में इसने इस पीरियड में क्या किया या क्या नहीं किया। सो इसलिए इसको एक लिमिटेड पीरियड में होता है ये असेसमेंट, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा गया है। असेसमेंट यानी कि आकलन, फॉर लर्निंग यानी कि किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं या बच्चों को हेल्प करने के लिए जो आकलन किया जाता है, लर्निंग में हेल्प करने के लिए जो आकलन किया जाता है उसको ही फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है कहा जाता है। अगर यहाँ पे लिखा होता असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो क्या होता कि हम किस तरीके से आकलन कर रहे हैं, एग्जाम्स के टेस्ट लेकर के आकलन कर रहे हैं। बट यहाँ पे लिखा हुआ है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि बच्चे और बेहतर तरीके से कैसे सीख पाएंगे, एक टीचर किसी बच्चे को किस तरीके से हेल्प कर सके उसे और बेहतर सीखने में, इसके लिए जो आकलन किया जाता है वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कंटिन्यूअस असेसमेंट। कंटिन्यूअस असेसमेंट यानी निरंतर जो है हम कंटिन्यू जो है हम हर दिन में जो है आकलन बच्चों का करते रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट
पॉइंट में भी हमने देखा था कि हर दिन और हर पीरियड में हमको बच्चों का आकलन करना ही है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस असेसमेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ फियर। एंड ऑफ फियर यानी कि बच्चों के अंदर से डर या स्ट्रेस जो है वो निकल जाता है, क्योंकि इस प्रकार का जो आकलन होता है यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यहाँ पे एग्ज़ाम्स वगैरह का या टेस्ट वगैरह का कुछ प्रेशर बच्चों पे नहीं होता। उनकी डेली एक्टिविटीज़ को, क्लासरूम एक्टिविटीज़ को देखते हुए हम उनका आकलन करते हैं, ना कि किसी परीक्षा को देने के लिए बाध्य करते हैं या किसी प्रकार का भय उनके मन में नहीं बनाते हैं। सो यहाँ पे एक पॉइंट है एंड ऑफ फियर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है असेसमेंट एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे जो हम आकलन करते हैं वो सीखने की प्रक्रिया का ही एक भाग होता है, यानी कि बच्चों को जब हम कुछ चीज़ें सिखाते हैं, बच्चे कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं, उसी दौरान ही हम उनका आकलन करते हैं कि हमने क्या विधि अपनाई या क्या प्रविधि अपनाई तो बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाए, या हमने क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की तो बच्चे बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए। तो हम डेली की क्लास में ही, क्लासरूम एक्टिविटीज़ के दौरान ही जो है उनका आकलन करते हैं, इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट को लर्निंग प्रोसेस का ही एक पार्ट कहा गया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है असेसमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान जो है हम सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज बच्चे को कितनी है ये चीज़ हम नहीं देखते, हम उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ को भी देखते हैं। वो स्पोर्ट्स में कैसे हैं, उनकी क्रिएटिविटी कैसी है, उनका सोच विचार, उनका थिंकिंग क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट में वो कैसे हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह कुछ किसी चीज़ में उनको इंटरेस्ट है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखा जाता है। सो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है असेसमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी स्वयं का आकलन करना, खुद आकलन, अपने आप का आकलन करना, क्योंकि टीचर पहले आकलन करते हैं यानी कि मॉनिटर करते हैं, बच्चों को असेस करते हैं, उनके लर्निंग परफॉर्मेंस पे उनको फीडबैक देते हैं। सो फीडबैक जब बच्चों को पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, सो वहाँ से बच्चे खुद भी अपने परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं, अपने आप का यानी कि स्वयं का आकलन भी वो करते हैं। तो ये चीज़ भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखने को मिलती है। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे फॉर्मेटिव असेसमेंट के। लिमिटेड पीरियड में होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है, कंटिन्यूअस होता है, एंड ऑफ ईयर, असेसमेंट एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स एंड सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट हमको देखना है टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि किन किन प्रकार से हम फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग इन क्लास एक्टिविटीज़, यानी कि जब क्लास चल रही है उस समय बच्चे की क्या एक्टिविटी है, क्या उनकी गतिविधियाँ हैं, उनको ऑब्जर्व करते हुए कोई टीचर जो है बच्चों का आकलन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है होमवर्क एक्सरसाइजेस एज रिव्यू फॉर एग्जाम्स एंड क्लास डिस्कशंस, यानी कि होमवर्क जो हम देते हैं बच्चों को उसके थ्रू भी हम आकलन कर सकते हैं बच्चों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, यानी कि प्रश्न उत्तर हम बच्चों से कर सकते हैं। ये फॉर्मल भी हो सकता है यानी कि प्लान्ड वे में भी हो सकता है कि आपने पहले से प्लानिंग की है कि आज मैं जाकर के क्लास में इस विषय के ऊपर बच्चों से प्रश्न उत्तर करूँगा या करूँगी और देखूँगी कि उनको कितनी बेहतर तरीके से किसी उस विषय के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर जानकारी है या नहीं है। या इनफॉर्मल भी हो सकता है यानी कि स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है कि आपने सडनली क्लास में सोचा कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन इनसे करते हैं ताकि इनका भी ब्रेन एक्टिव हो या मैं जान सकूं कि ये किसी चीज़ के बारे में कितना जानते हैं। तो आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के थ्रू भी बच्चों का आकलन जो है कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्रेंसेस बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट एट वेरियस पॉइंट्स इन द सेमेस्टर, यानी कि कॉन्फ्रेंस यानी कि एक मीटिंग के जैसा आप जो है बच्चों के साथ में कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर यानी कि जो टीचर होगा और स्टूडेंट यानी कि जो छात्र है
छात्र छात्राएं हैं उनके साथ टीचर जो है बातचीत कर सकता है, बच्चों से उनके डाउट्स पूछ सकता है, या बच्चे अपने डाउट्स टीचर के सामने रख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या वो पसंद कर रहे हैं, क्या नापसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ें समझ में आ रही है, क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो अगर एक कॉन्फ्रेंस होगा यानी कि एक मीटिंग सी होगी टीचर और स्टूडेंट की, तो दोनों पक्ष जो है अपनी बातें आपस में एक दूसरे के सामने रख पाएंगे और टीचर जो है वो बच्चे की हेल्प कर पाएगा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखने या समझने में। नेक्स्ट और लास्ट इसका टाइप है स्टूडेंट फीडबैक कलेक्टेड पीरियोडिकली, यानी कि स्टूडेंट से जो है फीडबैक लेना चाहिए कि जो भी मेथड टीचिंग मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो सही उनको लग रहा है या नहीं, जो भी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या जिस भी वे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उनको सूटेबल है या नहीं, उनके अकॉर्डिंग है या नहीं, या जो भी जो स्टूडेंट की मन की बात है वो आपसे वो खुल के शेयर कर सकें, यानी कि टीचर से शेयर कर सकें ताकि टीचर उनको आगे इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकें। सो ये सारे थे टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, होमवर्क से आकलन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या बेनिफिट होता है स्टूडेंट के लिए। सो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स आर मोर मोटिवेटेड टू लर्न, यानी कि स्टूडेंट को जब फीडबैक मिलेगा टीचर से उनकी लर्निंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो स्टूडेंट भी अपने आप के बारे में अवेयर होगा कि हम कितनी चीज़ें सीख रहे हैं या नहीं, या हमको क्या इम्प्रूवमेंट अपने आप में करना है। सो वो और मोटिवेट होंगे आगे और चीज़ों को सीखने के लिए। सो ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, यानी स्टूडेंट्स जो है जिम्मेदारी लेंगे खुद अपने आप से सीखने की, आगे बढ़ने की, अपने ऊपर काम करने की, इम्प्रूव करने की और आगे बढ़ने की। नेक्स्ट बेनिफिट है स्टूडेंट्स कैन बिकम यूजर्स ऑफ असेसमेंट अलोंग साइड द टीचर, यानी कि टीचर तो जो आकलन करता है उससे जो भी परिणाम उसे प्राप्त होते हैं उस पर टीचर तो ध्यान देता ही है कि किस बच्चे की क्या समस्या है, या किस बच्चा कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है या कहाँ पे वो कमज़ोर है। और ये इन चीज़ों को जो टीचर है वो स्टूडेंट को भी बताता है, तो स्टूडेंट खुद भी जो है अपने आकलन को इस्तेमाल कर सकता है और अपने ऊपर काम कर सकता है और इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स लर्न वैल्यूएबल लाइफ लॉन्ग स्किल्स सच एज सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी कि स्वयं का मूल्यांकन जो है बच्चे कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट स्वयं का आकलन कर सकते हैं, एंड गोल सेटिंग अपने लिए करना भी सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो उनके अंदर कैसे डेवलप होंगी, या ये सारी स्किल्स उनके अंदर किस प्रकार से आएंगी, जब टीचर बच्चों को प्रॉपर फीडबैक देगा। पहले तो सही तरीके से उनका आकलन करेगा, उस आकलन के बेसिस पे बच्चों को फीडबैक देगा और उस फीडबैक को लेते हुए बच्चे सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट एंड गोल सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट बेनिफिट जो देखना है बेनिफिट फॉर स्टूडेंट्स के अंदर, वो है स्टूडेंट्स बिकम मोर एडेप्ट एट सेल्फ असेसमेंट। वही पॉइंट है कि स्वयं का आकलन करने में भी बच्चे जो है इंटरेस्टेड होंगे और उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट अब हमको देखना है बेनिफिट्स फॉर टीचर्स, यानी कि टीचर्स के लिए क्या लाभ है फॉर्मेटिव असेसमेंट के। सो पहला पॉइंट है टीचर्स आर एबल टू डिटरमाइन व्हाट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो एंड टू व्हाट डिग्री, यानी कि टीचर इन बातों को जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि बच्चे किसी चीज़ के बारे में, किसी विषय के बारे में या किसी भी टॉपिक पे कितना जानते हैं और क्या क्या चीज़ें जानते हैं। इन सारी चीज़ों को डिटरमाइन जो है एक टीचर आकलन के द्वारा कर सकता है। नेक्स्ट है टीचर्स कैन डिसाइड व्हाट माइनर मॉडिफिकेशंस और मेजर चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन दे नीड टू मेक, यानी कि टीचर जो भी विधि प्रविधि या जो भी टेक्निक स्ट्रैटेजीज जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसमें कुछ अगर छोटे मोटे बदलाव करने हैं या कुछ बड़ा कुछ चेंज करना है
उसको टीचर समझ सकता है और उसके बारे में निर्णय जो है वो ले सकता है कि मैंने ये वाली विधि यूज़ करके बच्चों को पढ़ाई तो वो समझ पाए, ये विधि यूज़ की तो वो नहीं समझ पाए, ये प्रविधि यूज़ की तो वो समझ पाए नहीं समझ पाए। तो टीचर जो है खुद का भी आकलन कर सकता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों, इंटरेस्ट दिखाएं और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स कैन क्रिएट एप्रोप्रिएट लेसन्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। यानी कि जब टीचर जो हैं वो मॉनिटर करेंगे स्टूडेंट्स को, देखेंगे कि वो हमारी बताई हुई चीज़ों को कितना ग्रहण कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों की क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है टीचर भी उसको समझ पाएंगे। बच्चों की लर्निंग परफॉर्मेंस तो देखेंगे ही देखेंगे, उसका आकलन तो करेंगे ही करेंगे, अपनी टीचिंग के बारे में भी उनको फीडबैक जो है वो मिलेगा कि हम किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएं या समझाएं। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने लेसन्स जो हैं उसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ करवाना चाह रहे हैं तो वो एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे कि हम किस तरीके की एक्टिविटीज़ करवाएं तो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे या किस तरीके की करवाएंगे तो वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। सो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी टीचर को भी मिलती है फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है टीचर्स कैन इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट देयर करेंट प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू हेल्प देम सेट गोल्स फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी कि टीचर जो है इन्फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स को अबाउट देयर करेंट प्रोग्रेस की बच्चे ने कितनी प्रगति की या आप किस लेवल पे थे या आप किस लेवल पे हो या आपको किस लेवल पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें टीचर जो है बच्चे को बताता है इन ऑर्डर टू हेल्प देम सेट गोल्स फॉर इम्प्रूवमेंट। और इसके द्वारा जो है बच्चे का भी इम्प्रूवमेंट होता है और टीचर का भी इम्प्रूवमेंट होता है। सो ये सारी चीज़ें थी फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। यहाँ पे हमने मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा क्या होता है, टाइप्स देखे कि किन किन तरीक़ों से आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे क्या होते हैं, बेनिफिट स्टूडेंट को क्या होता है, मोटिवेट होते हैं, वो लड़ने के लिए खुद के सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अब स्वयं का आकलन मूल्यांकन ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। टीचर्स भी अपना खुद का आकलन कर पाते हैं, बच्चों का भी आकलन कर पाते हैं कि वो कितना और क्या क्या चीज़ें जानते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं छोटे बड़े माइनर मेजर जो भी, ये सारी चीज़ें टीचर्स भी जो है वो देख पाते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक फॉर्मेटिव असेसमेंट। उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी और एग्ज़ाम में अब आएगा तो आप लोग अच्छे से इस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो वीडियो की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए ताकि इस तरीके के नोट्स जो और कंटेंट्स जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स तक जा सके। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।